वीकेंड मार्केट अड्डा में, और इस पर हम लोगों ने अभी बहुत ही दिलचस्प एक ज्ञान चर्चा की कि बहुत सारे डीमैट हुए तो क्या होगा, वैल्यूएशंस क्या होंगे, और इससे पहले हमने बहुत सारे सेक्टर चर्निंग क्यों हो रही, फंड मैनेजर कैसे काम करता है, कैसे सोचता है, सुबह मॉर्निंग मीटिंग में कैसे काम करता है, ये सब डिस्कस किया। आप ज़रूर देखिएगा इसको। अब हम इस सेगमेंट में ये बात करने वाले हैं कि जो हमारे यहाँ नंबर आ रहे हैं इक्विटी कल्चर के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत पैसे आ रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लोग खूब पैसे लगा रहे हैं। ईपीएफओ वाले भी मार्केट को ही लग रहा है कि खूब पैसे लगा रहे हैं। तो मुझे क्यों ऐसा हो रहा है गुरमीत जी, 4 चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, आप 5वीं भी जोड़ सकते हैं। मैच्योर हो रहा है इसलिए खूब पैसे लोग लगा रहे हैं, इक्विटी में लगा रहे हैं, या लालच है कि भाई बहुत पैसे उधर बन रहे हैं। गुरमीत जी रोज़ जो है एक ट्वीट करते, देखो 10 साल पैसे लगाया तो इतने गुना हो गया, अरे बाप रे मैं तो मिस कर गया, अभी मैं उधर ही जाऊँगा। फिर एक होता है कि नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है, 6% की एफडी 7% की, इससे अच्छा चलो मार्केट में लगाते हैं। या फिर वाकई लोगों के पास सरप्लस मनी आ रही है और उनको एक नया एवेन्यू चाहिए जहाँ पे ये एक बेस्ट एसेट क्लास मिल रहा है उनको। क्या है रीजन? नीरज जी, 3 कारण है, बड़े कारण है। एक, एलोकेशन शिफ्ट हो रहा है रियल एस्टेट, गोल्ड, फिजिकल से फाइनेंशियल एसेट में। कुछ हद तक यंग जनरेशन कर रही है। जब हम पहली जॉब लगी थी तो पहली चीज हम सोचते थे कि घर लें, ईएमआई लें। आज की जनरेशन ऐसा नहीं सोचती है, क्योंकि वो थोड़ा एसेट लाइट रहती है। ये एक बिहेवियर स्टडी है, आप और कभी इस पे पूरा एक शो कर सकते हैं, बट थोड़ा सा एसेट ओनरशिप पैटर्न बदल रहा है यंग जनरेशन का। लिक्विड एसेट चाहिए, डिजिटल एसेट चाहिए उनको, और वो एसेट ओनरशिप से ज्यादा एसेट एक्सपीरियंस में बिलीव करते हैं। तो स्पेंडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, उनको जिंदगी ज्यादा जीनी है। दूसरा, एक इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन हो रहा है। करीबन 12-13 परिवारों के पास, करोड़ लोगों के पास ही बैंक अकाउंट है। आज 85% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट है। तो फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी हो रहा है। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जितने मर्जी डीमैट अकाउंट खुले या आए उससे, क्योंकि इंडिया अलग मार्केट है। इंडिया में फ्लोट लिमिटेड है, इंडिया का इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो एक जो फॉर्मलाइजेशन ट्रेंड है उससे हम, एक्चुअल आंकड़े किसी के पास भी नहीं है, बट ये कि बहुत बड़ा, ये सपोर्ट भी करता है इंडिया को रिसेशन में, जो हमारा एक कैश इकोनॉमी है, पैरेलल इकोनॉमी। तीसरा, आप अगर एवरेज प्रमोटर होल्डिंग यूएस में देखेंगे, बड़ी कंपनीज में तो कुछ बहुत कंपनी में प्रमोटर ही नहीं है सिंगल डिजिट। इंडिया में वो अगर आप गवर्नमेंट को इंक्लूड कर दें तो 50% से ज्यादा है। तो फ्लोट का एक इशू है, उतना सप्लाई नहीं आता है जितना आना चाहिए। चौथा, मुझे लगता है नीरज जी, एक धीरे-धीरे लोगों को थ्रू आप मीडिया भी एजुकेट कर रहा है, फाइनेंशियल एडवाइजर्स भी एजुकेट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न सिर्फ 2 ही एसेट क्लास में लॉन्ग रन में आ रहे हैं। एक रियल एस्टेट में आता है, एक इक्विटी में आता है। और इक्विटी में कम कैपिटल से आता है, रियल एस्टेट में आपको एक सिग्निफिकेंट कैपिटल चाहिए फिर भी। तो एवरेज ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है। लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एक आपको कॉर्पस क्रिएट करना है कंटिन्यूअसली, क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो हमारे अभी आंकड़े आ रहे हैं सीबीआई से काफी बड़ा है, जो एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो इसको इसको प्रमोट कर रहे हैं। कुछ हद तक सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे लगता है डिजिटाइजेशन का है। जो हमने बैंक अकाउंट्स खोले हैं, जो पूरा डिजिटल स्टैक बनाया है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और धीरे-धीरे नॉर्थ में, जैसे वेस्ट में इक्विटी कल्चर थोड़ा ज्यादा रहा है, नॉर्थ में इन पर्टिकुलरली थोड़ा-सा जो रियल एस्टेट वाला पोर्शन है और फिजिकल गुड वाला पोर्शन है, वो काफी हद तक इक्विटी में मूव कर रहा है। ओके, ये है। संजय जी, आपको क्या लगता है ये इतना जबरदस्त फ्लो जो बना हुआ है, इसका क्या कारण है? तो देखिए, एक कारण तो है जो कि मिक्सचर है 2 एक्रोनिम के, टीना और फोमो। ओके। हाँ, पहला वाला तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। अगर आप आज देखेंगे, जो लोग सर्विस से रिटायर कर रहे हैं, वो भी अपने रिटायरमेंट कॉर्पस का कुछ हिस्सा इक्विटी में लगाना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जो उनको डेट से रिटर्न मिल रहा है या एफडी से रिटर्न मिल रहा है पोस्ट टैक्स, वो उनको उदासीन करता है। तो इसी के लिए, चूंकि उनके पास और कोई जरिया उनको दिख नहीं रहा है जहां पर कि रिटर्न्स को थोड़ा और मैक्सिमाइज किया जाए या इन्फ्लेशन के बीटिंग रिटर्न्स लाया जाए, तो इसके कारण भी एक हिस्सा है जो इक्विटी में आ रहा है। और मतलब ये रिटेल इन्वेस्टर की ही सोच नहीं है नीरज जी। अगर आप देखें तो ईपीएफओ ने अपना 8.7% जो लगाया इक्विटी में, उसके पीछे उनका क्या उद्देश्य था? वो भी यही था ना कि वो अपने रिटर्न्स को इंप्रूव करना चाहते थे। तो इसी के लिए टीना फैक्टर जो है, चूंकि ऐसा समझा जा रहा है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो उसके कारण लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं
इन इक्विटी एज एन एसेट क्लास। दूसरा फैक्टर है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपके नजदीकी सर्कल के लोग इक्विटी में पैसा लगाए और अपने सक्सेस की जो स्टोरीज है वो गेट टुगेदर में सुनाते हैं, फेलियर की स्टोरीज तो सुनाते नहीं। तो लोगों को लगता है कि अरे देखो ये भी एक जरिया है पैसा बढ़ाने का। हाँ, अब मल्टीप्लाई करने का है या ना हो, लेकिन बढ़ाने का तरीका है। तो वो ऐसा ना हो कि ये जरिया मुझसे छूट जाए, तो वो भी एक पार्टिसिपेंट है इसमें। तो ये दो जो है ये कॉम्बिनेशन वाला फैक्टर मैं समझता हूँ कि टीना और फोमो का कॉम्बिनेशन है। दूसरा फैक्टर जो कि थोड़ी हद तक गुरमीत ने भी टच किया, भारत की पर कैपिटा इनकम पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम भी अब बढ़ गया है। आप देखेंगे कि आज जो लोअर मिडिल क्लास या अपर लोअर इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, वो भी अपने फ्यूचर को या अपने बच्चों के फ्यूचर को सुधारने के लिए सेविंग्स का जरिया अडॉप्ट करना चाहते हैं। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में तो मैं कहता हूं कि मैं खुद आश्चर्यचकित था कि हमारे घर में जो महिला खाना बनाती हैं, उनके हस्बैंड हैं एसी के मैकेनिक। आज से 7 साल पहले उन्होंने एसआईपी शुरू की, ये टारगेट करते हुए कि वो 10 लाख रुपया जमा करेंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। तो मैं कहता हूं उनमें मुझे दिखता है नया भारत, जिनकी एस्पिरेशन बेटर फ्यूचर की है, और उसके कारण वो देख रहे हैं कि वो उनको लगता है कि एसआईपी रिकरिंग डिपॉजिट से एक अच्छा तरीका है उनके फ्यूचर को सुधारने के लिए। तो ये एक दूसरा कारण भी है जो मेरे ख्याल से इस तरह की फ्लोज को इंडिया में ला रहा है। ओके, ये तो कल्चर बढ़ रहा है मनीष जी। ये कल्चर अभी तो मुझे लगता है और जारी रहेगा। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट से दूरी बनाए हुए, या उनको डर लगता है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन जिस रफ्तार से लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, मार्केट भी अपना वैसे मैच्योर हो रहा है, तो ये और आपको लगता है कि यहाँ से तेजी से बढ़ेगा? नहीं, 2-3 चीजें एक्चुअली नीरज है ना। एक तो ये कि एफआई और एमएफ का क्यूमुलेटिव अगर फ्लो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखूं मैं, तो करीब 2% रहा है, 0.25% के आसपास में 15, 20, 25 सालों से, है ना, 2000 के बाद में मोटा मोटी। तो बेसिकली क्या है कि उसका मतलब क्या है कि अगर हम 300 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, तो 6 लाख करोड़ के आसपास में पैसा पहले मोस्टली एफआई से आता था, उसके बाद में एमएफ और एफआई से मिलकर आने लगा, फिर सिर्फ एफआई से आने लगा, अब सिर्फ एमएफ से आ रहा है। एफआई से रिलेटिवली कम आ रहा है अगर पिछले 5 साल का अगर देखें तो वो वाली बात मैंने मग्गे वाली करी थी कि अगर आप लोकली बहुत पैसा डालेंगे तो बाहर वाला पैसा निकल जाएगा। पहले बहुत, जब हमको किसी को अच्छा नहीं लगता था हमारे देश का मार्केट, तो उनको समझ में आता था कि क्योंकि उन्होंने इस ट्रेड को 25 दूसरे देशों में खेला है कि जब तक, और अब मैं फंडामेंटल बात पे आता हूं कि क्यों एफआई ये वाला ट्रेड खेलती हैं। जब एक कंट्री का एक सर्टेन डेमोग्राफिक्स डेवलप होता है, मोटा मोटी एक आदमी कब सेव करता है, जब 45 साल से 60 साल का आदमी जो है वो सारा जो उसका घर बन चुका है, बच्चों को बाहर भेज चुका है, तो उसके बाद में जो उसका क्योंकि घर बन चुका है तो इंक्रीमेंटल सेविंग को वो फाइनेंशियल सेविंग्स बनाता है, और वहां पे उसकी रिस्क एपेटाइट भी रहती है। तो जब भी किसी देश का 45 से 60 वाला जो तबका है उसमें बल्ज डेवलप होता है, और एक सर्टेन पर कैपिटा से ऊपर का अगर होता है, तो वहां पे सेविंग बहुत सारी कैपिटल मार्केट में जाने लगती है। ऐसा 50 देश में पहले हो चुका है, और इसी ट्रेड को हिंदुस्तान में आज प्ले होगा। उसको प्ले करने के लिए अर्ली 2000s के अंदर एफआई ने बड़ा ट्रेड खेला था, और अब वो क्योंकि उनके देशों में वो 45 से 60 वाला बल्ज जो है वो अब रिड्यूस हो रहा है, और 60 से ऊपर के लोग बढ़ रहे हैं, तो वो एक्चुअली विड्रॉ कर रहे हैं। इसके लिए अब हमारे देश के अंदर एफआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है। छोटा मोटा सिक्लिकल ट्रेडर्स कभी आते हैं, जैसे आए हैं पिछले 7-8 महीनों में, उससे पहले निकले थे, उससे पहले फिर आए थे। तो ये क्या है, मोटा मोटी सिर्फ बहुत छोटा सा परसेंटेज जो है कैपिटल का हिंदुस्तान में बाहर के लोगों का आता है। लेकिन क्योंकि हमारा जो 45 से 60 वाला लोग है वो उसमें बल्ज डेवलप हो रहा है, और वो अगले 20 साल तक रहेगा। फाइनल पॉइंट नीरज, जस्ट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट, हमारा देश 80 से 85 लाख करोड़ का सेविंग है हमारी साल की, है ना। 275-80 लाख करोड़ की इकोनॉमी में 30% मान के चलिए। उसमें से म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल पैसा शायद आएगा वो 20-22 हजार करोड़ मंथली के हिसाब से 2.5 लाख करोड़ है, तो वो 3% के आसपास है। बड़ा अमाउंट है, मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू टू ग्रो होगा, लेकिन जस्ट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट एक एवरेज वॉलेट के लिए ये अभी भी एक बहुत छोटा अमाउंट है, जस्ट फॉर ए कॉन्टेक्स्ट। बट यस, ये अच्छा न्यूज है, बुरा न्यूज नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ये कंटिन्यू
ग्रो होता रहेगा अगले 10-20 सालों तक। तो ये जो 20-25 हजार करोड़ आप बता रही है, ये 50 हजार करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि वो जरूरी कि हम अलग अलग एवेन्यूज पे जाए, हमको ये वाला एवेन्यू ज्यादा ग्रो करता हुआ दिख सकता है। नहीं, वापस बोलिए, मैं नहीं सुन पाया। जो अभी डायरेक्ट इक्विटी में जो पैसा आ रहा है वो बहुत छोटा पोर्शन है, 3-4% का। ये बढ़ के क्या 7-8%, 9% तक हो सकता है, क्योंकि और कोई एवेन्यू है नहीं इंडिया में इतना बढ़िया। हमारा बॉन्ड मार्केट उतना मेच्योर ही नहीं है, ना रिटेल के लिए भी है उतना। नहीं, बॉन्ड मार्केट का रिस्क जो है, बॉन्ड जो है वो डिस्प्लेस करेगा फिक्स डिपॉजिट्स को। जो डिसइंटरमीडिएशन बॉन्ड मार्केट करता है वो फिक्स डिपॉजिट को डिस्प्लेस करता है ना। तो उससे इक्विटी का बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। इक्विटी कंपटीशन जो है, जो वो पहला अगर जो खरीदता है उससे भी इक्विटी का कोई कंपटीशन नहीं है। इक्विटी का कंपटीशन उस बंदे के कैपिटल पे है जो 2 घर खरीद चुका था, अब तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा घर इधर उधर दुनिया में खरीद रहा था। उसके लिए ये कंपटीशन है कि नहीं, अब तुम्हारे पास में सफेद पैसा है ठीक ठाक, तो आप उसको इक्विटी में डाल करके रियल स्टेट से 1-2% एक्स्ट्रा कमा सकते हो। और वो क्योंकि बहुत जीएसटी आ गया है, उसकी वजह से अब ये जो छोटे व्यापारी हैं वो भी फंस गए हैं, उनका भी काफी सारा पैसा जो व्हाइट में है, तो अब वो छोटा मोटा पैसा उधर भी आएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं है। अगर इसको डेमोग्राफिकली आप स्टडी करें, मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ रिसर्च को जो मैंने खुद ने कंडक्ट करी है, कि जहां जहां देशों में 45 से 60 वाला बैंड ग्रो करने लगता है एक्चुअली रिलेटिव टू अदर पॉपुलेशन कोहोर्ट, तो उसमें बढ़ेगा, डेवलप होता है। हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और ये जो काला सफेद वाला आप कह रहे हैं, तो अब तो काले की गुंजाइश बहुत कम बची है। अब इतनी कम नहीं है ना, अब ज्यादा सफेद है, लेकिन वो इंक्रीमेंटली, ये सब चीजें बड़ी क्या है नीरज, इंक्रीमेंटल होती हैं। हम टीवी प्रोग्राम में हम बहुत भयंकर एक्साइटमेंट दिखाने की कोशिश करेंगे इसको, लेकिन इतनी धीमी चलती है कि टीवी वाला सो जाएगा। जैसे आपने शुरू में बोला था ना, मुझे मजा ही नहीं आ रहा है, ना तो तेजी हो रही ना मंदी हो रही है। एक्चुअल इकोनॉमी तो बहुत स्लो है, हमको वो होता नहीं है। ओके, तो ये थी आज की चर्चा, जिसमें 3 विषयों पे हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा की। और अब वीकेंड, अच्छा एक जानकारी है आपकी होगी क्या, जो मैं क्या नहीं दूंगा, आदिपुरुष आ गई है OTT पे। आप लोगों में से दोबारा कौन देखने वाला है? गुरमीत जी देखेंगे दोबारा? मेरे जी कौन सा मूवी? आदिपुरुष। सॉरी आवाज नहीं है। मैं कह रहा हूँ आदिपुरुष दोबारा से OTT पे देखने का मन है क्या आपका? आदिपुरुष नहीं, मैं गदर 2 जरूर देखूंगा नीरज जी आज। तो वो तो बनता है गदर 2 तो देखना बनता है। थोड़ा जोश जरूरी है, मार्केट में भी जोश लाना है थोड़ा। संजय जी आप क्या कर रहे हैं, गदर 2? हाँ, मेरा भी झुका उस तरफ रहेगा। और जेलर नहीं देखेगा कोई? ओ माय गॉड 2। मनीष जी क्या देखेंगे आप? मोदी जी की स्पीच सुनूंगा। उनका अभिषेक। आप क्या मोदी जी की स्पीच सुनेंगे? हाँ, उनकी मैंने पूरी सुनी नहीं थी, तो आज पूरी इतना लंबा पूरा 2 घंटे का स्टोरी है, तो सुनूंगा आज। 2 घंटा 20 मिनट आप सुनिए, बिल्कुल। चलिए, खैर ये है वीकेंड का प्रोग्राम हमारे दोस्तों का, जो लोग करेंगे। और ये शो आपने नहीं देख पाए हैं, मिस करके बीच में कम देखा है, तो दोबारा देखिएगा, ये कई बार आपको वीकेंड के दौरान देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगले हफ्ते हम लोग फिर नए विषयों के साथ जुड़ेंगे, कुछ नई चीज़ें और आपको सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।